इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन एग्रीकल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सच एज बीटी कॉटन इनको बनाया कैसे जाता है, इनका पर्पस क्या होता है। साथ में हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जिसे शॉर्ट में आरएनए आई कहते हैं, कि ये कैसे यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में और वो भी एग्रीकल्चर में। अलॉन्ग विद दिस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 25 ईयर्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 2000 से लेकर 2025 तक आपके नीट के एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे, उसकी पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई को। उसके पहले आपको पता होगा कि इंडिया हमेशा से एक डेवलपिंग कंट्री रही है, और इस डेवलपिंग कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो हमेशा से बहुत ज्यादा रही है, और अभी भी वो चीज बढ़ी जा रही है। तो ये पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। अब अगर लोग ज्यादा होंगे तो खाने की डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन फिर देखा गया कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये भी इस बढ़ती पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर के थ्रू साइंटिस्ट ने देखा कि एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है। अब अगर शॉर्ट टाइम पे हजारों प्लांट्स तुम एक साथ ग्रो करोगे, हजारों क्रॉप्स एक साथ ग्रो करोगे, तो ये पॉपुलेशन की जितनी भी फूड डिमांड है, इसको भी पूरा किया जा सकता है। तो इसी से आया था टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जैसे कि एक्सप्लांट, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि मेरा पर्पस है इस प्लांट की मल्टीपल कॉपीज बनाना, मतलब कि मान लेते हैं ये कोई बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है, और मुझे इसको ग्रो करवाना है लार्ज नंबर पे। तो मैं क्या करूंगी, इस प्लांट का कोई एक ऐसा टुकड़ा लूंगी जो पूरा प्लांट बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं इस प्लांट के पत्ते को लेती हूँ, और इस प्लांट के पत्ते को जब मैं ग्रो करवाती हूँ, तो ये जो प्लांट का पत्ता है ये पूरा प्लांट तैयार कर सकता है। यानी कि मैं जो भी पार्ट यूज कर रही हूँ, उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो होल प्लांट को जनरेट कर सके। तो होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट, यही होता है टिश्यू कल्चर में। तो ये एक्सप्लांट क्या हुआ, जो भी टुकड़ा मैं इनिशियली ले रही हूँ, जिसे मैं कल्चर करा रही हूँ, उस प्लांट के टुकड़े को मैं कहूंगी एक्सप्लांट। जैसे अगर मैं इस पत्ते को ले रही हूँ पूरे प्लांट को जनरेट कराने के लिए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ये वाला पत्ता डाल दिया, सिर्फ पत्ता डाला, तो ये जो पत्ता है ये कहलाएगा एक्सप्लांट। तो जो भी मैं एक्सप्लांट ले रही हूँ, एक्सप्लांट क्या होगा, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस। अच्छा, स्टेराइल कंडीशंस क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो क्रॉप है उसमें कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो। मैं नहीं चाहती कि वहां पर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे। तो इसको वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करी जाती है, ताकि ये जो प्लांट का पत्ता है ये बिना किसी इन्फेक्शन के ये वाला प्लांट पूरा जनरेट कर सके। तो होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या होगा, कोई एक ऐसा प्लांट का टुकड़ा, वो कुछ भी हो सकता है, जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो पूरे प्लांट को बना सके। तो एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट, और हम उसे ग्रो कहाँ पे करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं नॉर्मल हैबिटेट में बात करूं तो ये ग्रो करता है सॉइल में। सॉइल में हम इसे वाटर वगैरह दे देते हैं, फर्टिलाइजर अगर चाहिए हो तो दे देते हैं। अगर सॉइल बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो उसमें फर्टिलाइजर देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब में मिट्टी तो डालेंगे नहीं, तो टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। इस मीडिया में क्या क्या होगा, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कार्बन का सोर्स। कार्बन का सोर्स रिक्वायर्ड होता है इसलिए क्योंकि जब भी ये जो एक्सप्लांट है, से फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट का पत्ता है, जब ये कल्चर करेंगे हम, जब ये ग्रो करेगा और पूरे प्लांट को जनरेट करेगा, तो अगर हम इंसान के या कोई भी ऑर्गेनिज्म के ड्राई मास को देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन। तो कार्बन देना तो जरूरी है, अगर कार्बन नहीं देंगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। तो न्यूट्रिएंट मीडिया में कार्बन का सोर्स तो होना ही चाहिए। एंड द मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स जो यूज किया जाता है वो होता है सुक्रोज। इसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देते हैं, कुछ वाइटामिन देते हैं, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसे प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं ना,
ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, रूट और शूट की ग्रोथ करवाने के लिए चाहिए, कुछ अमीनो एसिड्स देने होते हैं ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। तो ये सारी चीजें अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में डालें और इस न्यूट्रिएंट मीडिया को टेस्ट ट्यूब में डालें और इस टेस्ट ट्यूब में फिर एक्सप्लांट को डाल करके कल्चर कराए, तो हमारा होल प्लांट जनरेट हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट था टिश्यू कल्चर का। इसके अलावा जो चीजें आपको याद रखनी है, एक टर्म होता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? यही जो मैंने कहा ना कि इस एक्स प्लांट के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इस पूरे प्लांट को जनरेट करवा पाए। ये जो कैपेसिटी होती है इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। देखो, टोटी मतलब होता है टोटल, तो टोटल प्लांट को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है। पोटेंसी मतलब क्या? पोटेंसी मतलब यहाँ पर बात हो रही है पोटेंशियल की। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, एबिलिटी। तो ये जो कैपेसिटी, एबिलिटी, पोटेंशियल है, इसी को बोलते हैं पोटेंसी। तो टोटल प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एक्स प्लांट्स टू जनरेट अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। और ये टोटीपोटेंसी किस में पाई गई है? एक्स प्लांट्स में पाई गई है। हम प्लांट का ऐसा ही टुकड़ा चूज करते हैं, ऐसा ही कोई प्लांट का ऑर्गन या ऐसा ही कोई सेल यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करवा पाए। यानी कि हम ऐसा कोई सेल या फिर ऐसा कोई एक्सप्लांट चुनते हैं जिसके पास टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है। टिश्यू कल्चर के लिए हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी एक्सप्लांट ले रहे हो, फिर तो वो पत्ता का पत्ता ही पड़ा रह जाएगा। हम ऐसे चीज को एक्सप्लांट बनाते हैं जिसके पास कैपेसिटी होती है पूरे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की। ये जो कैपेसिटी होती है एक्सप्लांट्स की, इसी कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। The method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation। तो ये टिश्यू कल्चर माइक्रोप्रोपागेशन का एक पार्ट होता है। माइक्रोप्रोपागेशन मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम टाइम पे हमने बहुत सारे प्लांट्स को जनरेट कर दिया है। कितने प्लांट्स? ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। किसके थ्रू? टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो टिश्यू कल्चर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हजारों प्लांट्स बनाए जा रहे हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। और ये टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, जैसे मैंने वो जो मेजर प्लांट था, ये जो मेजर प्लांट है, सपोज मैंने इसका पत्ता लिया एज एक्सप्लांट इन अ टेस्ट ट्यूब और फिर यहाँ से मैंने इसको कल्चर करके ये और ये 3 प्लांट्स मैंने बनाए। तो ये जो 3 प्लांट्स बनाए हैं, इनको बोला जाएगा सोमा क्लोन्स एंड दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दिस ओरिजिनल पेरेंट प्लांट। ये जो लिखा है ना, ईच ऑफ दीज प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन। ये जो प्लांट्स जनरेट हुए हैं इनको बोला जाता है सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं? क्लोन्स क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है बिल्कुल, और सोमा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लांट यूज किया है इनको बनाने के लिए। और एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट प्लांट का कोई भी पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है, यानी कि जिसके अंदर होल न्यू प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। हम यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पर्टिकुलरली ले नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं कोई भी बॉडी का पार्ट। तो हम इसीलिए बॉडी पार्ट हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं सोमा। और क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने ओरिजिनल प्लांट से, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोन्स। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2009 में। इसके अलावा मुझे कुछ मिला नहीं था, जहां जहां मिला मैंने वो सारी चीजें डाल दी है। क्वेश्चन है सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, टिश्यू कल्चर इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं बाकी ऑप्शंस बता देती हूँ। प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसे कह सकते हो कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, उसमें जरूरी नहीं है कि सोमा क्लोन्स ही बने। मतलब सोमा क्लोन्स भी प्लांट ब्रीडिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर आंसर होगा टिश्यू कल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे हमने कुछ करी नहीं है, हमने यहाँ पर कोई भी नया छेड़खानी नहीं किया है। हमने बस एक प्लांट था, उसके किसी टुकड़े को लिया और उस टुकड़े को हमने कल्चर कराया ताकि सेम प्लांट यहाँ पर बहुत सारे जनरेट हो सके। तो यहाँ पर हमने कोई टाइप की इंजीनियरिंग तो करी नहीं है, कोई यहाँ पर हमने अपनी कारीगरी दिखाई नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इररेडिएशन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग करी नहीं है, साथ में यहाँ पर हमने कोई भी रेडिएशन का यूज नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर।
अब अगर मान लेते हैं कि हमें जो हमारे पास खेत है उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उन प्लांट्स में कोई बीमारी हो गई है, तो वो प्लांट्स कैसे हो गए? डिजीज प्लांट्स हो गए। अब मेरा टारगेट है कि इन डिजीज प्लांट्स में से मुझे हेल्दी प्लांट्स को कैसे रिकवर कर सकती हूँ। मतलब मेरा टारगेट ये है कि ये जो मेरे पास खेत है जिसमें बहुत सारे डिजीज प्लांट है, उसमें से मैं हेल्दी प्लांट्स को कैसे रिकवर कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी को। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है। मेरिस्टेम वो वाला पार्ट का प्लांट होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है टॉप वाला, ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेम होता है ना, इसके पास प्रॉपर्टी होती है एक्टिवली डिवाइड करने की। अब कोई भी सेल अगर एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहा है तो वहां पर कभी भी कोई वायरस अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्लांट क्योंकि वो सेल उस वायरस को टाइम ही नहीं दे रहा है कि वो ग्रो करे। तो वो वायरस कभी भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में अपनी ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं हेल्दी प्लांट्स को रिकवर करने के लिए डिजीज प्लांट्स में से। तो एक बार मेरिस्टेम के पोजीशंस को देख लेते हैं। जैसे ये कोई भी मैं प्लांट का पोर्शन ले रही हूँ, ठीक है? ये वाला पूरा मैं अगर आपको एक प्लांट का ओवरव्यू दूं, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स से आएगा टर्म एपिकल। तो ये जो ऊपर येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर होता है एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर होगा? ये जो बीच में इंटरनोड्स आए हुए ना, ये जो इंटर कैलोरी, इसको ये जो इंटर नोड्स वाले जगह है, इसमें होते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये जो साइड वॉल्स पर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल। लैटरल मतलब साइडवेज। तो जो पीला पीला आप साइड में देख रहे हो, ये होते हैं लैटरल मेरिस्टेम की पोजीशन। इसके अलावा ये जो एक्सल्स वाले पोर्शन होते हैं ना, ये वाले एक्सल्स वाले पोर्शन जहां से लीफ आता है, बड आता है, यहाँ पर होता है एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो ये जो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम होता है, ये मोस्टली वायरस से मुक्त होते हैं। क्यों ये वायरस से मुक्त होते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा ग्रो करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इंटर कैलोरी, एक प्लांट की हाइट एक सर्टेन एज में आकर के रुक जाती है। एक टाइम के बाद एक प्लांट की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। सिमिलरली एक प्लांट की जो चौड़ाई होती है, जिसे गर्थ बोलते हैं, वो भी बढ़ना बंद हो जाती है। तो इंटर कैलोरी और लैटरल मेरिस्टम उतने एफिशिएंटली वायरस को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो बचे कौन? एक होता है एपिकल और एक होता है एक्सिलरी। तो ये जो एपिकल वाला पोर्शन होता है और ये जो एक्सिलरी पोर्शन होती है ना, जहां से लीफ और बड्स निकल के आते हैं, ये वाले जो दो मेरिस्टेम के जगह होते हैं, ये फ्री ऑफ वायरस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इनके एक्टिवली डिवाइड करने की वजह से यहाँ पर वायरस अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। सो द एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स आर फ्री ऑफ वायरस, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हेल्दी प्लांट्स को रिकवर किया जाता है फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट्स। कैसे करेंगे? ये जो भी मान लेते हैं ये हमारा इन्फेक्टेड प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका जो एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन है, इसको कट करके रिमूव कर लेंगे, और फिर इस मेरिस्टेम को हम कल्चर करेंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो मेरिस्टेम है, ये कहलाएगा एक्सप्लांट, क्योंकि हम इस मेरिस्टेम को यूज कर रहे हैं हमारे पूरे प्लांट को जनरेट करने के लिए। तो रिमूव द मेरिस्टेम फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट से मेरिस्टेम को हटा दो और उसे इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब के कंडीशंस में, लैब के कंडीशंस में उसे ग्रो करो, और यहाँ से हमें मिल जाएगा वायरस फ्री प्लांट्स। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक कवर, कि किस तरीके से हम हेल्दी प्लांट्स को रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीज प्लांट्स। उसके मेरिस्टेम को कल्चर करो, काट करके पहले मेरिस्टेम को अलग करो और फिर उसे कल्चर करोगे तो वायरस फ्री प्लांट्स मिल जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है 2012 में, विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपागेशन। यहाँ पे माइक्रो प्रोपागेशन से मतलब है टिश्यू कल्चर का ही, कि अगर आपको वायरस फ्री प्लांट्स बनाने हैं तो आप कौन से पार्ट को यूज करोगे एज एक्सप्लांट। तो वैस्कुलर टिश्यू नहीं, नोड नहीं, बार्क नहीं, आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम। अब आते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पर। देखो, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? कोई दो अलग अलग चीजों का यूनियन करना। कोई दो चीजों को अगर आप मिलाओगे, उसी को तो हम हाइब्रिड बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे समझो, जो चीज हो रखी है, एग्जाम्पल मैं उसी को बताती हूँ। एक टमाटो का सेल लो, एक पटाटो का सेल लो। मान लेते हैं ये है टमाटो वाला, ग्रीन वाला है टमाटो का सेल, और ये जो पर्पल वाला देख रहे हो, दिस इज ऑफ पटाटो। पी फॉर पटाटो, पी फॉर पर्पल, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो हर एक प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, हमें पता है प्लांट सेल्स में बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल। तो ये रही इसकी सेल वॉल टमाटो की सेल की, और ये रही पटाटो की सेल की सेल वॉल।
सबसे पहला काम होता है इसमें ये सेल वॉल को हटाना, क्योंकि जब तक ये रिजिड सेल वॉल नहीं हटेगा, सेल वॉल की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, थोड़ी अकड़ू होती है, तो ज़रूरी है कि इस सेल वॉल को हटाया जाए। तो इस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दो, डिसॉल्व कर दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेल वॉल हट गई। तो अब ये वाला जो रीजन बचा है ना खाली बिना सेल वॉल का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेकेड प्रोटोप्लास्ट, यानी कि नंगा प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि यहाँ पर अब सेल वॉल नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जरूर है, सेल मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, ये चीज होती है और इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और क्योंकि ये बिना सेल वॉल के है इसीलिए हमने इसे बोल दिया नेकेड प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इसने अपने सेल वॉल वाले कपड़े नहीं पहने। अब ये जो टमाटो का नेकेड प्रोटोप्लास्ट है और ये जो पोटैटो का नेकेड प्रोटोप्लास्ट है, इनका करवाना है फ्यूजन। तो जैसे ही हम इनको मिलाएंगे, जो रिजल्टिंग सेल हमारे पास आएगा उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि इस टमाटो की प्रॉपर्टी भी होगी और इस पोटैटो की प्रॉपर्टी भी होगी। तो ये जो सेल बना है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज को यूनाइट किया है, दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज को साथ में ब्रीड किया है। तो यहाँ पे इनके फ्यूजन से जो रिजल्टिंग सेल बनेगा उसमें पहले अभी तो हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, बाद में इनके न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अभी ये जो सेल बन करके तैयार हुआ है इसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक अगेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी सेल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर सेल टाइप को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी प्लांट बॉडी में से कोई सा भी सेल यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलेंगे सोमैटिक। और क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग अलग टाइप के सेल्स को यूज किया है इसीलिए बोलेंगे हाइब्रिड। तो ये हो जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है टमाटो और पोटैटो का, इनको मिला करके बनाया गया था पोमैटो, लेकिन क्योंकि ये डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं दे रहा था, मतलब जिस चीज के लिए साइंटिस्ट ने इसको करवाया था, इस हाइब्रिड को बनाया था, वो डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए इसको और नहीं बनाया गया। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसे आप याद रखेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके पोमैटो बनाया गया था, लेकिन फिर इसको कमर्शियली देखा गया कि ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं दे पा रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था, तो इसीलिए इसके जो प्रोडक्शन है इसको बंद कर दिया गया। अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाया किस लिए जाता है, हम कोई भी दो चीजों को फ्यूज क्यों कराते हैं, ताकि जो रिजल्टिंग चीज हो हमारे पास उसमें डिजायरेबल ट्रेट्स हो। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि एक प्लांट, एक सेल जो मैं यूज कर रही हूँ सेल 1, उसकी हाइट में यूज करना चाहती हूँ, और जो मैं दूसरा सेल टाइप यूज कर रही हूँ, सपोज मैं इसके फ्लैश प्रॉपर्टीज की, इसमें कितना पल्प है वो देखना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रिजल्टिंग जो हाइब्रिड सेल बने, जो मेरा हाइब्रिड सेल बने उसकी हाइट भी अच्छी हो और उसमें जो पल्प है यानी कि जो खाने वाला पदार्थ है वो भी ज्यादा हो। तो सेल 1 की प्रॉपर्टी की उसकी हाइट अच्छी है, सेल 2 की प्रॉपर्टी की उसके पास पल्प ज्यादा है। जब मैं इन दोनों को फ्यूज करूंगी मैं यही चाहूंगी कि जो मेरे पास हाइब्रिड बने उसमें हाइट की प्रॉपर्टी भी आए और ज्यादा पल्प की प्रॉपर्टी भी आए। तो इसी के लिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये करवाने का एक तरीका है, वैसे तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स बाय विच you can get your desirable characters in the somatic hybrid that is formed by the fusion of naked protoplast of two different types of cells. And classic example of this is the fusion of tomato and potato that gave rise to the somatic hybrid cell named as pomato. Okay. तो यहाँ पर देखो 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों को मैच करना है, जो चीजें हम अभी तक पढ़ के आए हैं उसी से है। अभी अभी पढ़े प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पोमैटो, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए देखो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के लिए वायरस फ्री प्लांट, तो C4 तो जैसे ही आपको दिखेगा तो आप बाकी ऑप्शंस को तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दोगे, आपके पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का आपके पास है पोमैटो, ए का 2, प्लांट टिश्यू कल्चर का हो जाता है टोटिपोटेंसी। अगर आप किसी भी प्लांट को कल्चर करना चाहते हो तो उस सेल के पास जिसे आप कल्चर करोगे या फिर उस ऑर्गन को जिसे आप कल्चर करोगे, यानी कि जो भी एक्स प्लांट आप यूज करोगे उसके पास टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का हो जाएगा टोटिपोटेंसी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का हो जाएगा पोमैटो, मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है टू गेट वायरस फ्री प्लांट्स, और माइक्रो प्रोपागेशन से जो चीजें तैयार होती हैं, जो सिमिलर प्लांट्स तैयार होते हैं, उसे बोला जाता है सोमा क्लोन्स that are genetically identical to each other and to the parent plant from which they are grown. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम शॉर्ट में जीएमओज भी कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी का है ये। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या है, पहले वो एक बार पढ़ लेते हैं। पहले तो नाम को तोड़ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसके जीन के लेवल पर, यानी कि उसके डीएनए के लेवल पर हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इस मॉडिफिकेशन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इससे क्या क्या फायदे हुए हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी वजह से जो प्लांट है उसमें बहुत कम टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति आ गई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति आ गई है। सॉल्ट स्ट्रेस, अगर हमारा जो सॉइल है जिस पे वो प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी वाले कंडीशंस में है, तो उस सैलिनिटी कंडीशंस को झेलने की शक्ति भी आ गई है उस प्लांट में। और अगर वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, ड्रॉट आया हुआ है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसको भी सहने की शक्ति उस प्लांट में आ गई है। मतलब आप समझ लो कि जितने भी अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, अब ऑफ कोर्स एक ही प्लांट में तो सारी चीजें करेंगे नहीं। अगर कोई प्लांट डेजर्ट में हमें ग्रो कराना है तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट होता है, तो हम उसमें हीट रेजिस्टेंट वाला जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर कोई प्लांट है जो स्नोफॉल वाले एरिया में ग्रो कर रहा है तो उसमें हम कोल्ड स्ट्रेस वाला जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराएंगे। वैसे ही अगर हम सपोज कोई मैनग्रोव है तो उसमें हम सॉल्ट स्ट्रेस का टॉलरेंस बढ़ाएंगे। तो वैसे ही हम एरिया टू एरिया देख करके उस हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो डिफरेंट अबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो एक फायदा तो इसका ये होता है। सेकेंड फायदा है इसका, इट हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जैसे पहले हमें बहुत ज्यादा, अभी भी देना पड़ता है ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट है, तो वो जितने भी जीएमओज हम बनाते हैं उनको मार्केट में आने नहीं देते, बहुत सारे फालतू के चर्चे लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए अभी भी हमें यूज करना पड़ता है, लेकिन इसका पर्पस ये भी फुलफिल हुआ है कि इट हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। पहले हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स छिड़कते थे कीड़े हटाने के लिए, पेस्ट को हटाने के लिए, तो वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो निर्भरता थी उसको हटाया गया, उसको कम किया गया है। क्योंकि अब ऐसे, अभी मैं बताऊंगी ना यहाँ से, जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पेस्ट को ऑटोमेटिकली हटाया जा सकता है बिना केमिकल को यूज किए। थर्ड है रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे हार्वेस्ट करते ही वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज्यादा राइप हो जाते हैं, तो उसको धीरे धीरे, ताकि वो राइप हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे, उसको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके करवा सकते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे उसके बाद सही स्टोरेज नहीं होने की वजह से वो भी कम किए गए हैं। साथ ही में इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। इसके अलावा प्लांट्स के जीन में ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया है कि वो जहां पर भी ग्रो कर रहा है, जिस भी सॉइल में या जिस भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, उस इन्वायरमेंट में जितने भी मिनरल्स है उनको अच्छे से अब्सॉर्ब कर पा रहा है। तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, प्लांट उन मिनरल को अच्छे से अब्सॉर्ब करके यूज कर पा रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ खानों में न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, हमें पता है कि ये एक नॉर्मल वाइट कलर का राइस का दाना होता है जिसमें कोई भी एज सच न्यूट्रिशनल विटामिन नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर डाल दिया गया विटामिन ए। तो जैसे ही इसमें विटामिन ए डाला गया, इसका कलर कैसा हो गया, गोल्डन कलर का हो गया ये। क्यों? क्योंकि विटामिन ए किससे बनता है, ये बनता है कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से बनता है विटामिन ए, और बीटा कैरोटीन देता है येलो कलर। तो इस येलो कलर की वजह से इस राइस को बोला गया गोल्डन राइस। तो पहले ये राइस व्हाइट कलर का था, लेकिन अब इसमें विटामिन ए डाल दिया गया, तो अब ये राइस हो गया गोल्डन कलर का, इसीलिए इसे बोला गया गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। और ये किया किस लिए गया, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको तो विटामिन ए मिल नहीं पा रहा है, तो वो विटामिन ए अलग से कहाँ से लेंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो, जो चावल है जिसे बहुत लोग रोज खाते हैं, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा डेली खाता है चावल, क्यों ना हम उसी में विटामिन ए मिला दें, ताकि जैसे जैसे ये चावल खाएंगे इनके अंदर विटामिन ए भी जाते रहेगा, तो इनमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। क्योंकि विटामिन ए की कमी से बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये जो नॉर्मल वाइट राइस है इसके अंदर डाल दिया गया विटामिन ए, और विटामिन ए के डालने की वजह से इस वाइट कलर के राइस का कलर हो गया गोल्डन। इसीलिए ये जो नया राइस बना, दैट इज गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसे बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कि इसे बनाया कैसे जाता है। मैंने बोला था ना कि बिना केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए प्लांट के पास ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई कि वो खुद ब खुद एक पेस्ट को हटा रहा है अपने शरीर से, या उस कीड़े को खाने नहीं दे रहा है खुद को। तो 1 मिनट पानी पी लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसको बोलते हैं ना बीटी। ये जो बीटी है ये वही है, बैसिलस thuringiensis। दिस इज बीटी। बीटी क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया अपने अंदर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो इसके लिए तो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जो भी इस बैक्टीरिया को खाएगा उसके लिए जरूर ये टॉक्सिक है। तो ये जो टॉक्सिन है, ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये इन क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, और ये क्रिस्टल होते हैं इनएक्टिव। जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में जाते हैं, मान लो ये है कोई कीड़ा, ये है कोई कीड़ा, और जैसे ही ये कीड़े के अंदर गया, तो इस कीड़े का जो मिड गट है ना, गट का जो बीच वाला पोर्शन है, इसको जो इंटेस्टाइन का जो बीच वाला पोर्शन है, जैसे ही ये क्रिस्टल्स इसके अंदर गए, यहाँ पर इसे क्या मिलेगा? अल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच मिलेगा गट में, जो डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो ये क्या करेगा? इस टॉक्सिन के डाइजेशन को भी इंप्रूव कर देगा। और जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलेगा, ये क्रिस्टल्स जो हैं ये टूट जाएंगे, और क्रिस्टल्स के टूटने से ये जो टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये हो जाएगा रिलीज। और जैसे ही ये इस इंसेक्ट के अंदर रिलीज होगा, ये इंसेक्ट फूलने लगेगा। इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके सारे सेल्स फट जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया अपने अंदर एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसे बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। क्योंकि ये बीटी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया बीटी टॉक्सिन। तो ये बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन बना रहा है इन इनएक्टिव फॉर्म, क्रिस्टल के रूप में। अब जैसे ही ये टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच में जाएगा, जो इसे इंसेक्ट के गट में मिलेगा, ये हो जाएगा एक्टिवेट। ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड करेगा मिड गट के जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, उनके सरफेस से ये बाइंड करेगा, और इंसेक्ट के अंदर ये बना देगा पोर्स। यानी कि वो जो एपिथेलियल सेल्स थे जिससे ये बाइंड किया, कौन? टॉक्सिन। वो एपिथेलियल सेल्स जिससे ये टॉक्सिन बाइंड किया, उन सेल्स पे ये पोर्स क्रिएट कर देगा, छेद क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, और वो सेल फूट जाएगा। जैसे होता है ना, बलून में ज्यादा हवा भरो तो वो बलून फट जाएगा, वैसे ही सेल के अंदर जैसे ही ज्यादा स्वेलिंग होगी, वो सेल फट जाएगा, टूट जाएगा, लाइसिस हो जाएगी, और फिर वो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट जिस काम को करने के लिए आया था, प्लांट को खाने के लिए आया था, वो अब नहीं हो पाएगा। अब सवाल आता है कि ये जो बैक्टीरिया है और इसका ये जो बीटी टॉक्सिन है, इसे हम प्लांट में कैसे डालेंगे? क्योंकि अगर हम प्लांट में इस बैक्टीरिया को डालेंगे तो हो सकता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर दे। तो हमें तो सिर्फ इस टॉक्सिन से मतलब है, तो इसे कैसे प्लांट में डाला जाए, अब वो देखते हैं। ये देखो, ये है वो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। हमने इसका जीनोम निकाला, इसका जो डीएनए था उसे निकाला, और हमने देखा कि जीनोम का जो इतना सा टुकड़ा है, ये बनाता है इस बीटी टॉक्सिन को। ये पूरा जीनोम है। जीनोम की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए लेवल पे बात कर रहे हैं, जीन लेवल पे बात कर रहे हैं। हमें पता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो हमने देखा कि ये जो बैसिलस thuringiensis का जीनोम है, उसमें से सिर्फ इतना सा जो टुकड़ा है, यही बनाता है इस बीटी टॉक्सिन को। तो ये जो जीन है, इसको कहा गया बीटी टॉक्सिन जीन। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरे बैक्टीरिया के जीनोम में ये जो इतना सा टुकड़ा है, यही बनाता है बीटी टॉक्सिन। तो हमने इस जीनोम के टुकड़े को कट करके अपने पास रख लिया, और फिर इस टुकड़े को हमने डाल दिया कहाँ पर? प्लांट में। तो जैसे ही हमने इसे प्लांट में डाला, तो ये प्लांट के जीनोम के साथ मिल गया। ये रहा प्लांट का जीनोम, और ये रहा बीटी टॉक्सिन वाला जीन। तो इन दोनों को हमने फ्यूज करवाया, और इस टॉक्सिन को हमने किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डलवा दिया। किसके? ये जो प्लांट का जीनोम था उसके अंदर। तो अब इस प्लांट के जीनोम में हमें क्या मिल रहा है? ये वाला खुद का इसका जीनोम, ये बीटी टॉक्सिन वाला जीन, और साथ में अपना कंटिन्यूड इसका। तो ये जो प्लांट का जीनोम है, इसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हमने इसमें बीटी टॉक्सिन का जीन का हिस्सा इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो प्लांट के सेल्स हैं, जिसे आप जूम करके देखेंगे तो आपको सारे जीन्स इस टाइप के दिखेंगे। अब जैसे ही ये कीड़ा आएगा और इसको खाएगा,
जैसे ये कीड़ा इस पत्ते पे आएगा और इसे खाने जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर वो जो क्रिस्टल फॉर्म में जो इनएक्टिव टॉक्सिन था वो हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन, और जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, ये क्या करवा देगा, ये सेल की स्वेलिंग करवा देगा, और स्वेलिंग करवा देगा उसके बाद फिर सेल की लाइसिस हो जाएगी और फिर उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो वो जो इंसेक्ट प्लांट को खा के उसको नुकसान पहुंचाने आया था, अब वो ऐसा नहीं करेगा, और धीरे धीरे ये बात इंसेक्ट के पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगी, तो वो ऑब्वियसली उस प्लांट को नहीं खाने आएंगे। और ये सारी चीजें टाइम नहीं लगाती, बहुत ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ, तो अब देखो, ये है वो बीटी टॉक्सिन जीन जिसे हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस से निकाला, वो जो थोड़ा सा टुकड़ा था ना जो काट के निकाला था, ये वही वाला हिस्सा है। ये है, हम बात कर रहे हैं डीएनए लेवल पे। अब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ये बना देगा अपना एमआरएनए, ये देखो बीटी टॉक्सिन का एमआरएनए। फिर यहाँ पर होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से बन जाएगा यहाँ पर प्रोटीन। तो ये क्या है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो इनएक्टिव है, यानी कि ये अभी कैसे फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे इसे कीड़ा खाएगा फिर ये एक्टिव हो जाएगा, और बाकी की कहानी आपको मालूम है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ना, ये अलग अलग स्ट्रेन से ली जाती है। जैसे एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इसके स्ट्रेन्स होते हैं। तो अलग अलग कीड़े की प्रजाति को हटाने के लिए, जैसे कुछ मक्खी हो गए, कुछ मच्छर हो गए, कुछ कोई भी कीड़ा ले लो, तो ये सारे अलग अलग स्ट्रेन्स यूज किए जाते हैं इन अलग अलग कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। और ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है ना, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लग रहा है, तो इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया। इस जीन का नाम रखा गया क्राइजीन। तो ये जो क्राइजीन है, ये इस टॉक्सिन को बनाता है, ये वही है। बीटी टॉक्सिन जीन और क्राइजीन ये एक ही बात है। अब इसमें भी हमने देखा कि एक स्ट्रेन से हमने निकाला क्राई 1 एसी, दूसरे स्ट्रेन से हमने निकाला क्राई 1 एबी, तीसरे स्ट्रेन से हमने निकाला क्राई 2 एबी। अब ये जो क्राई 1 एसी है और क्राई 2 एबी है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बॉल वर्म्स, कॉटन में, कॉटन की प्लांट की बात हो रही है। और इसके अलावा ये जो क्राई 1 एबी है, जिस भी बीटी के स्ट्रेन से इसे निकाला गया है क्राई 1 एबी, ये कॉर्न बोरर टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उससे बचाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना। और क्राइजीन याद रखना, क्राइजीन और बीटी टॉक्सिन जीन एक ही बात है। ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जीनोम का वो वाला हिस्सा है जो बीटी टॉक्सिन को बनाता है, और उसी का नाम है क्राइजीन, उसी का नाम है बीटी टॉक्सिन जीन। अब ये चीज याद रखेंगे कि कुछ लेपिडोप्टेरन्स होते हैं, कुछ कोलियोप्टेरन्स होते हैं, कुछ डिप्टेरन्स होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। लेपिडोप्टेरन्स में आप दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक होगा टोबैको बडवर्म और एक होगा आर्मी वर्म। कोलियोप्टेरन में आप याद रखेंगे बीटल्स, और डिप्टेरेंस में आप याद रखेंगे फ्लाइज एंड मस्कीटोज। ये तो घर पे आप ऐसे ही देख ले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। याद रखेंगे ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो आपको अभी तक याद हो भी गए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको मैच करना है। ऑल्दो हमने ये सारी चीजें अभी तक नहीं पढ़ी है, बट ये भी नहीं पढ़ा है, बट सिर्फ इसी से आपका काम बन जाएगा। जीएम कॉटन क्या होगा, मैच कराओगे तो बैसिलस thuringiensis, तो बी का 4 कर दो। जैसे ही बी का 4 करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सारे के सारे कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जैसे जैसे आप आगे की चीजें पढ़ेंगे, आपको बाकी चीजें भी मैच करनी आ जाएंगी। जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, इसका आप मैच करेंगे ई कोलाई से। जीएम कॉटन का तो हो ही गया, बैसिलस thuringiensis। ये जो एडी ए डेफिशिएंसी है, इसे जीन थेरेपी में यूज किया जाता है। और ये जो एलाइजा है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखा जाता है। जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी, वहां पे मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी। अगर आपको इम्यूनोलॉजी पढ़नी है तो मुझे बता देना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो 2024 का है। द बीटी टॉक्सिन इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाय, यानी कि ये जो बीटी टॉक्सिन है बीटी कॉटन के अंदर, ये पेस्ट को किस तरीके से मारता है। क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट, डैमेजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डीजेनरेटिंग द नर्वस सिस्टम, या फिर ऑल्टरिंग द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये सारी चीजें गुमराह करने के लिए दी हुई है। सही आंसर तो यही होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। तो ये किससे रेजिस्टेंट है, मतलब ये जो बैसिलस thuringiensis है, ये किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट पेस्ट। प्रेडेटर्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, मैच कर लो फटाफट से। ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी में उसका यूज, या मैं कराऊं या आप खुद करोगे। चलो ये सारी जो चीजें ना, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये सब मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी का
प्रोसेस प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर था, उस वाले लेक्चर सीरीज में बताया था। तो अगर आपने वो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आप एक बार इसको ट्राई करना और जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं आपके लिए दे रही हूँ। अब आते हैं आरएनए इंटरफेरेंस पे, जिसे नॉट सो प्यार से RNAi भी कहते हैं। इस चीज में लोगों को बहुत टाइम तक कंफ्यूजन रहती है और बहुत चीजें इसमें समझ में नहीं आती है। तो इसको मैं फटाफट से बता देती हूँ आपको कि ये होता क्या है। बहुत ही इजी सा चीज है और बहुत ही मजेदार चीज है। देखो, इंसेक्ट जब भी कोई भी हमारा इंसेक्ट है, किसी प्लांट को अगर वो इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो अपना जो भी उसका प्रोटीन है उसे एक्सप्रेस कर पाए। ये इसको इन्फेक्ट कब करेगा, इन्फेक्शन कब कहलाएगा, जब ये इंसेक्ट अपने प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर पाए। प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर पाए यानी कि जब ये अपने आरएनए का ट्रांसलेशन कर पाए। राइट, ट्रांसलेशन किससे होता है, आरएनए से होता है। अगर इसके आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक दिया जाए तो क्या होगा, तो भी तो काम चल सकता है ना। अगर मैं इस कीड़े का डीएनए लिया, मैंने इस कीड़े के डीएनए से बनाया आरएनए, और ये ये आरएनए बनाता है प्रोटीन। मैं कह रही हूं अगर हम इस इंसेक्ट के आरएनए को यहीं पर रोक दे और ये प्रोटीन ना बनने दे तो प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होगा। बस इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, देखो, आरएनए इंटरफेयर कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन आरएनए कहाँ इंटरफेयर कर रहा है, एक आरएनए दूसरे आरएनए के साथ इंटरफेयर कर रहा है। अब देखो ये होता कहाँ है और कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ईस्ट से लेकर हम लोग तक, सबके अंदर ये होता है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। यानी कि हम सबके अंदर ये प्रोसेस चल रही है। इसी नेचुरल चीज को यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये किसी भी आरएनए को, एमआरएनए क्या है, एमआरएनए एक आरएनए ही तो है ना। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, और इसी से बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पर इस एमआरएनए को करवा दिया जाता है साइलेंस। साइलेंस करवा दिया मतलब ये प्रोटीन अब नहीं बनेगी। साइलेंस करवा देना मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। और करवाएगा कौन ये साइलेंसिंग, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो इस ट्रांसलेशन को रोकता है। चलो देखते हैं कैसे। और एग्जाम्पल हम यूज करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का, जहां पर एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसी को लेकर के समझेंगे तो हमें आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम, सबसे चहीता बायोटेक्नोलॉजी का। इस एग्रोबैक्टीरियम के हम जीन को लेते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई भी ऐसा वायरस ले सकते हैं जिसका आरएनए वाला जीनोम हो, मतलब कोई भी ऐसा वायरस ले लो जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसी होनी चाहिए, आरएनए वाली होनी चाहिए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए की होनी चाहिए। आप ये भी ले सकते हो, आप एग्रोबैक्टीरियम भी ले सकते हो। या फिर आप कुछ जंपिंग जीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम का एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी बुक में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, एक बार एग्रोबैक्टीरियम से समझ लेते हैं। तो हम लेंगे एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का ये हमने ले लिया जीनोम। अब इस जीनोम से हमने बनाया, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए लिया, इस डीएनए से बनाया हमने आरएनए। आपने सुना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है कि डीएनए से बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। अगर ये नॉर्मल है तो रिवर्स ये होगा। अगर नॉर्मली डीएनए से आरएनए बन रहा है तो रिवर्स में आरएनए से डीएनए बनेगा। यही प्रॉपर्टी को यूज करी जाती है। तो जैसे डीएनए है, डीएनए से बना आरएनए। अब ये आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन इसको बनाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाकर के अपना काम करता है। तो ये क्या होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम है, यहां से हमने बना लिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाकर के, ये जो टुकड़े हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, इसको प्लांट सेल्स में इंसर्ट करवा दिया जाता है। ये जो डीएनए हम यूज करते हैं यहाँ पर, मतलब जो भी आप ले रहे हो, कोई भी वायरस ले लो जिसका आरएनए जीनोम है, कोई भी एग्रोबैक्टीरियम टाइप ले लो, तो ये जो डीएनए है ये बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोर्स। जैसे ये डीएनए है ना, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ये डीएनए है। जब यहाँ से आरएनए बनता है तो एक ही स्ट्रैंड बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये इससे बना होता है, इससे नहीं बना होता है। तो क्यों,
इन्हीं दोनों को बोलते हैं सेंस और एंटीसेंस। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट बना के अलग से बता दूंगी, अभी आरएनए इंटरफेरेंस सुन लो। तो ये जो डीएनए है, नॉर्मली डीएनए क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला आरएनए भी बनाता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला आरएनए भी बनाता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे क्या? अगर यहाँ पर ATGC लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, TACG। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपस में जुड़ गए। अब जैसे ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या करेंगे, पैरासाइट के जीनोम पर जाकर के बैठ जाएंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, ये है मेरा पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पर एक पैरासाइट दिया हुआ है, एक बेसिकली वो एक नीमाटोड है, ठीक है। ये नीमाटोड जाकर के टोबैको प्लांट के जो रूट्स होता है उसको इन्फेक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि कहाँ गया वो टोबैको प्लांट, ये है टोबैको प्लांट। मान लो ये टोबैको प्लांट है और इस टोबैको प्लांट का जो रूट होता है इसको इन्फेक्ट करता है ये वाला नीमाटोड, जिसका नाम है मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया इस टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और यहीं पर पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम, और इस एग्रोबैक्टीरियम का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने इस रूट में घुसा दिया है। तो अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही ये जो मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया है, जैसे ही ये उस प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा, वहां पर इसे कौन मिलेगा, वहां पर इसे मिलेगा एग्रोबैक्टीरियम का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो हमने यहाँ पर देखा। ये वाले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेंगे इसे, उस प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये है पैरासाइट वाला, यानी कि ये है उस नीमाटोड का जीनोम। उस नीमाटोड का जीनोम वो क्या चाहेगा कि उसका डीएनए है उससे वो आरएनए बनाए और उससे वो प्रोटीन बनाए, और जैसे ही वो प्रोटीन बना देगा इस प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और इन जो नीमाटोड है वो सक्सेसफुली अपना काम कर देगा। लेकिन ये जो कहाँ गया, कहाँ गया वो, हाँ, ये जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वायरस बनाया है इसलिए यहाँ पर वायरल लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये वही एग्रोबैक्टीरियम वाला ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। लेकिन जैसे ही ये डीएनए इस प्लांट के अंदर आएगा, कोई भी प्लांट का ले लो, टोबैको प्लांट का रूट, जैसे ही ये उसके अंदर आएगा उस सेल के अंदर उसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, ये सबसे पहले तो टूटेगा, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पर ऐसा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा फिर क्या होगा, ये है पैरासाइट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये पहले डीएनए था, यहाँ से ये आरएनए बना, यही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो ये है पैरासाइट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये वाला जो देख रहे हो ये है एग्रोबैक्टीरियम का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि ऑलरेडी इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। और जैसे ही उस इन्फेक्शन ने, सॉरी, जैसे ही उस नीमाटोड ने इस प्लांट को इन्फेक्ट किया, मैं लीफ दिखा रही हूँ बट वो रूट है, टोबैको प्लांट का रूट, जैसे ही उस नीमाटोड ने इस रूट को इन्फेक्ट किया उसे अंदर मिला ये वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कह लेते हैं, ठीक है। उसे मिला ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब क्या होगा, ये पैरासाइट था, इसने पैरासाइट ने अपने डीएनए से आरएनए बनाया, ये तो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन तो इसने सक्सेसफुली कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये आकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, एक ये बैठ गया और दूसरा ये आकर के बैठ गया। अगले स्टेप में पता है ये क्या करेगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था ना, ये इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगा, यानी कि ये इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कर देगा डिग्रेड, और जैसे ही ये डिग्रेड कर देगा तो अब क्या घंटा प्रोटीन बनेगा, कोई प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कि इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने इस एमआरएनए की साइलेंसिंग करवा दी, इसको साइलेंस करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर अब कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो ये जो एमआरएनए था किसका, उस नीमाटोड का, ये वाला, इसको करवा दिया साइलेंस, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर आप आरएनए जीनोम वाला वायरस लोगे तो यहाँ पर चलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है कि आरएनए से बनता है डीएनए, तो इसी दौरान बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपना खेल यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे, नीमाटोड था हमारा मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया, जो टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, और बचाया किसने, किसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया था, एग्रोबैक्टीरियम का। बस यही एग्जांपल आपको याद रखना है इसके लिए, आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। अदर देन दिस, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है
और आरएनए इंटरफेरेंस वाला फेनोमेनन है वो और किस किस में देखा गया है? बीटी कॉटन, राइस, सिर्फ राइस नहीं, बीटी डाल दोगे सब में, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, इन सब में भी ये सारे फेनोमेनन देखे गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट्स में कि कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया है, मैं उसके लिए अलग सा एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब चलो फटाफट से इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक दो ही आए हैं, 2025 और इसके बाद सीधा 2009 है। देखो, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए आई बिकॉज ऑफ, ये जो आरएनए आई है ये किस क्यों साइलेंस कर पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर एमआरएनए को? कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए नहीं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, वहां पर तो हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं। इनहिबिटरी एसएसआरएनए नो, हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants? बताओ, सबसे चहीता ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, मेलोइडिका इनकॉग्निटिया मत कर देना। ये तो वो नीमेटोड है जिसने टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट किया, और इसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आरएनए आई को यूज किया गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाया गया फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम और फिर इसको डाल दिया गया प्लांट में। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है, और बताना इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द। बाय।